जय हिंद, नमस्कार साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी हैं मस्त है, ज़बरदस्त है, स्वस्थ है। यह जो वीडियो है यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और आगामी 24 फरवरी से होने वाली बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो उनके लिए काफ़ी ही लाभदायक साबित होगा और आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। आपके लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद साबित होगा ये वीडियो। तो आइए हम इस वीडियो के बारे में समझते हैं कि आखिर इसमें क्या है और इसमें वो सब टॉपिक दी गई है कि हमें किसी भी प्रकार की जो परीक्षा है उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, वो सारा सुझाव इसमें दे रखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऊपर हेडिंग ही दिया हुआ है कि हाई स्कूल परीक्षार्थी हेतु बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव। तो हाई स्कूल परीक्षार्थियों के लिए ये वीडियो है और जो लोग बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनकी तैयारी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सुझाव पे चर्चा होना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला एक पॉइंट है, वो कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट UPMSP edu.in पर पाठ्यक्रम एवं मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो मॉडल प्रश्न पत्र अपना देख चुके होंगे या उनके जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी संस्था से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे उनको बताया भी गया होगा अलग अलग विषय के अध्यापक अध्यापिकाओं के द्वारा। तो उनका भली भांति अध्ययन करना अनिवार्य है। तो अगर आपको ये मिल गया हो मॉडल प्रश्न पत्र तो उनका भली भांति अध्ययन कर ले। अगर अभी तक भी नहीं किए हैं तो उन सभी मॉडल प्रश्न पत्रों को भली भांति एक बार अध्ययन कर लीजिए। विद्यार्थी स्वयं की समय सारणी तैयार करें, यानी जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्वयं अपनी समय सारणी बनाएं और उसको बनाने के बाद से उस हिसाब से पढ़ाई शुरुआत कर दें। अभी भी आपके सामने बहुत समय है जिसका सदुपयोग करके आप बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, जिससे सभी विषयों के निर्धारित पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति हो सके। पुनरावृत्ति बोले तो रिवीजन की बात हो रही है। तो जब आप स्वयं अपने अनुसार, अपने परिस्थितियों के अनुसार आप समय सारणी का एक निर्धारण करेंगे तो उसके अनुरूप आप अपने सभी निर्धारित विषयों का एक समय के अनुसार पुनरावृत्ति कर सकेंगे, जिससे उस पर आपकी एक अच्छी पकड़ मजबूती बनेगी। दूसरी बात यह है कि यदि किसी भी विषय में कोई टॉपिक या अवधारणा स्पष्ट ना हो तो उसे ससमय विषय अध्यापक से संपर्क कर समझ लें। अगर अभी तक कोई विषय ऐसा है कि जो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट हो चुका है, उसमें कुछ टॉपिक, कुछ कंसेप्ट ऐसी है जिसका आप स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, तो उसे अभी भी समय है कि आप उस विषय के अध्यापक से संपर्क करें और उसके बारे में समझ लें। ठीक है, फिर से दूसरी बात यह है कि पुनरावृत्ति, है ना, पुनरावृत्ति के साथ साथ समय का प्रबंधन अवश्य करें। पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, यानी कि रिवीजन के साथ साथ समय प्रबंधन का होना बड़ी ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध अपने विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का प्रयास करें। अगर आप अभी तक स्कूल की परीक्षा से दूर रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो अभी भी आपके पास समय है कि वेबसाइट पर उपलब्ध जो भी आपके विषय से संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र हैं उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसको में जो निर्धारित समय दिया है उसके अनुसार उसको हल करना शुरू कर दीजिए और चेक कीजिए अपने आप को कि आप उसको कितने समय में कर पा रहे हैं। विषय से संबंधित गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री, वीडियोज, दीक्षा ऐप, माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल ई ज्ञान गंगा पर उपलब्ध है। यानी कि कोई भी विषय आपका है जो हाई स्कूल का है या इंटरमीडिएट के भी बच्चे इसमें इस चीज़ को लेके समझ सकते हैं। उसमें एक दीक्षा ऐप करके या तो उसका प्रयोग कीजिए, दीक्षा ऐप इंस्टॉल करके, या माध्यमिक शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल जो है उस पर ई ज्ञान गंगा उपलब्ध है, उसका प्रयोग करके आप उस पर काम कर सकते हैं, उससे वीडियो समझ सकते हैं। विद्यार्थी उनसे भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, और प्रश्न पत्र को 2 भागों में विभाजित है।
यानी कि जो हमारा प्रश्न पत्र मिलेगा वो 2 भाग में विभाजित होगा। एक भाग जो है हमारा वो क्या है कि खंड अ होगा, दूसरा खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और खंड ब जो होंगे उसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, खंड ब में क्या होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, वर्णनात्मक यानी कि उसको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उस पर लिखना है, और जो बहुविकल्पीय होगा उसे OMR शीट पे करना होगा। यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर OMR शीट पर और वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर परंपरागत उत्तर पुस्तिका पर देने हैं, तो इसका ध्यान रखना होता है। OMR शीट को उत्तर सुनिश्चित हो जाने के पश्चात ही सावधानीपूर्वक भरें, ओवर राइटिंग या कटिंग ना करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओवर राइटिंग। OMR पे अगर आप कम कर रहे हैं तो उस पर आप ओवर राइटिंग ना कीजिए और कटिंग ना करने। कटिंग करते हैं या ओवर राइटिंग करते हैं तो उससे आपका नंबर कट सकता है, प्रश्न पर अंक नहीं मिलेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़ें। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि आप क्या करें, प्रश्नों को पढ़ें, पढ़ने के बाद दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझ लें और उसके पश्चात उत्तर को लिखने का काम शुरू करें। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में दी गई प्रश्न संख्या को ही अंकित करें। यानी कि उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र में जो संख्या दी गई है, अगर 5 का ख प्रश्न कर रहे हैं तो वहाँ पे 5 का ख ही लिखें, ये नहीं कि 6 का ग लिख दें। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जो प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं तो उसमें देखिए वो किस संख्या पे वो प्रश्न है, उसी के संख्या को आपको अंकित करना अनिवार्य होता है। खंडवार प्रश्नों को उत्तर खंडवार ही लिखें। अगर खंड खंड के हिसाब से लिख रहे हैं तो उसी के अनुसार ही उत्तर लिखने का काम करें। प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का उत्तर अस्पष्ट हो उसे पहले हल करें, समय नष्ट न करें। प्रश्न पत्र में अगर जब आप प्रश्न पत्र को हल करना शुरू कर दिए हैं तो उसमें जो उत्तर आपको अस्पष्ट है, बहुत अच्छे से जानकारी है, उसको आप पहले हल कर लीजिए ताकि आपका समय बच सके। ऐसा ना हो कि आप ऐसे प्रश्न को हल करना शुरू करें जिसके बारे में आप जानते नहीं है, सोचने में आपको समय लग जाए, फिर से आपका समय निकल जाए, तब पता चले आप उस प्रश्नों पे काम कर रहे हैं जो आपको आ रही है, तो फिर से आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो पहले आपको स्पष्ट है कि भाई इसका उत्तर ये होता है तो पहले आप उस पर काम कर लें, फिर से उसके बाद से जो प्रश्न नहीं आ रहे उस पर आप अपना समय के हिसाब से उस पर वर्क करें तो भी समय क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका में कार्य स्वच्छता एवं स्पष्टता से करें। उत्तर पुस्तिका में जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जिस पे आप वर्णनात्मक प्रश्नों को लिखेंगे, उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान देना होता है और स्पष्टता का भी, यानी जो भी लिखिए स्वच्छ साफ सुथरा लिखिए और स्पष्ट लिखिए। ठीक, अगला बात क्या है, प्रश्न पत्र पूरा हल करने के पश्चात सुनिश्चित हो लें कि आपके द्वारा प्रश्न पत्र में अंकित सभी प्रश्नों को हल कर लिया गया है या नहीं किया गया। ठीक, क्लियर कर लें। तो आइए इसी क्रम में हिंदी विषय के बारे में हम लोग समझते हैं कि हिंदी विषय को किस तरह से क्या करना है। तो ये आप हिंदी विषय के बारे में आपके सामने आ रहा है। तो देखिए हिंदी की तैयारी जो करना है तो उसको कैसे कैसे क्या करना है उसमें समझते चलते हैं हम लोग। हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य पद्य संस्कृत खंड व्याकरण काव्य सौंदर्य खंड काव्य निबंध सम्मिलित है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रपूर्वक पुनरावृत्ति करें एवं विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझ कर पढ़ें। देखिए हिंदी विषय की बात हो रही है तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रपूर्वक पुनरावृत्ति यानी कि उसका रिवीजन और विषय को रटना छोड़ करके उसको पहले भली भांति समझने का काम करें, है ना। रटना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पहले समझिए उसको अच्छे से। निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों यानी कि रस छंद अलंकार को रेखांकित करें, परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। यानी कि अगर कविता का अध्ययन कर रहे हैं, काव्य का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें जो भी रस छंद अलंकार है उसको रेखांकित कर लीजिए, उसको समझ लीजिए और उस परिभाषा एवं उदाहरण का भी अभ्यास करते रहें। ठीक है, फिर से उसके बाद आपको क्या करना होगा कि गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें, यानी उस अध्याय का मूल भाव क्या है उसको समझ लें। फिर से उसके अनुसार सारांश उद्देश्य तथा भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, सब रचना के तत्व
यानी कि उपसर्ग, परसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भलीभांति समझ लें एवं अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधित अशुद्धि का अभाव रहे, यानी कि कोई अशुद्धियाँ ना हो, यानी साफ साफ सही से आप लिख पाए। नए शब्द रचना, वाक्य गठन में सहायता मिले, यानी कि जब आप उपसर्ग को, उपसर्ग को, समास को, पर्यायवाची को, तत्सम शब्द को, ये सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इससे आपको लिखने में किसी शब्द को लिख रहे हैं तो उसमें कोई मतलब आपको परेशानी, कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक ना। फिर से देखिए, परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र, यानी कि परीक्षा से पहले गत वर्ष यानी पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉडल पेपर हो या जो पेपर हुआ है उसको ले लीजिए, और उसको लेने के बाद निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास कीजिए, कि देख कर लिख कर अभ्यास कीजिए कि आप कितने समय में उस पेपर को हल कर पा रहे हैं। फिर से सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना आरंभ करें। वर्णात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक होना चाहिए, यानी कि तथ्यों से जुड़ा होना चाहिए और स्पष्ट लिखें। प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ न हो, यानी कि व्याकरण का पूरा ध्यान रखें, उसमें अशुद्धियाँ ना हो, सेंटेंस आपका सुस्पष्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर जो उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उत्तर लिखते हैं तो शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखते। अगर आपका 30 से 40 शब्दों में पूछा है तो प्रयास आपका 30 से 40 से होना चाहिए, यानी कि 60, 70, 80 तक लिख लें, ये नहीं कि या आप 15 से 20 ही शब्द लिख पाए। तो विशेष ध्यान दें कि 30 से अगर 40 शब्द की जिक्र किया है तो उतना लिखें, उसके अनुसार ही लिखें। तो शब्द सीमा का ध्यान रखना अति अनिवार्य होता है, ठीक है। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। फिर से देखिए, लेखक एवं कवि का जीवन परिचय अगर आप लिख रहे हैं, लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। फ्लो चार्ट का यानी कि जो कॉपी है आपकी, उसमें क्या कीजिए, आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। साइड में कोने में जन्म उसमें दर्शा दीजिए, स्थान, माता पिता, भाषा, कृत्य और मृत्यु। ये आप एक तरह से राइट साइड में अपर लिख लीजिए, और लिखने के बाद से फिर से लेफ़्ट साइड में जहाँ से लिखना आरंभ करते हैं वहाँ पे आप डिटेल्स इसका दे दीजिए। तो इससे क्या होता है कि एक क्लैरिटी आ जाती है, कॉपी में स्पष्टता दिखती है, और एग्जामिनर जो होता है यानी कि जो कॉपी चेक करने वाला, जब कॉपी चेक होती है तो उस समय इसके प्रति एक आकर्षण होता है और आपको अच्छा अंक मिलते हैं, ठीक है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें ग्राफ बनाने का, ठीक है। और फ्लो चार्ट बनाने का विशेष ध्यान रखें। पैराग्राफ आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ लें। प्रश्नों को अच्छी तरह से समझकर ही उत्तर लिखना आरंभ करें। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों एवं विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानीपूर्वक पालन करें, ठीक है। निबंध लिखने के लिए चयनित प्रकरण को कुछ प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार इत्यादि। इन सभी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता होना चाहिए, नहीं कि आगे पीछे लिखते चले जा रहे हैं और उसको जब पढ़ा जाए तो कुछ भाव ही समझ में ना आए। भाषा शैली का ध्यान रखें, समय का भी ध्यान रखें, शब्द सीमा का भी ध्यान रखें, है ना। और विषय से इतर भटकाव का से दूर रहें। विषय जितना पूछ रहे हैं उतने ही उसमें लिखने का काम करें। ये नहीं कि आप पूछा है वायु पर्यावरण के बारे में और आप लिख रहे हैं जल पर्यावरण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में, तो ये चीज़ें दिक्कत हो जाती है। जो वायु प्रदूषण पूछ रहे हैं तो वायु प्रदूषण से मिलता जुलता जो चीज़ें उसको लिखें, सीधे टॉपिक से भटकिए मत, तो उससे जुड़े हुए तथ्य होना चाहिए। तो इसका ध्यान रखना अति अनिवार्य है। फिर से इसमें दे रहा है संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखें। यानी संस्कृत खंड वाला जो हिस्सा देता है उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होता है, ठीक है। और स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखना अति अनिवार्य होता है। अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य का ही प्रश्नों में उत्तर लिखने का प्रयास करें। उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य है जिसे लिखना अनिवार्य है, उसी को ही लिखें, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। तो दूसरा विषय आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान
विषय के अंतर्गत 4 विषयों यथा यानी जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र का समावेश होता है। तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र 4 पार्ट में डिवाइड होता है और इन सभी का समावेश होता है। इससे जुड़े हुए प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का भली भांति अध्ययन कर लें और उसकी पुनरावृत्ति अवश्य कर लें। ठीक है, रिवीजन अवश्य कर लें। फिर से उत्तर पुस्तकों का अध्ययन करते समय प्रत्येक अध्याय का विभिन्न पृष्ठों पर बॉक्स में दी गई विषय वस्तु का भी ध्यान अवश्य रखें, है ना। और फिर से प्रत्येक अध्याय, प्रकरण, अवधारणा की पुनरावृत्ति करते समय उसके मुख्य बिंदुओं को अभ्यास पुस्तिका में नोट करते चलें, जिससे परीक्षा के समय उन्हें आसानी से दोहराया जा सके। तो मुख्य बिंदु को अगर लिखते चलते हैं तो परीक्षा के समय क्या कर सकते हैं, आसानी से दोहरा सकते हैं। फिर से पाठ्य पुस्तक में किसी प्रकरण टॉपिक से संबंधित आरेख, चित्र, ग्राफ आदि को भली भांति समझकर अध्ययन कर लें। परीक्षा में उत्तर लिखते समय यथासंभव उनका प्रयोग करें। अगर लगे कि हमें यहाँ पे आरेख बना देना है या चित्र बना दिया, ग्राफ बना देना है, तो उसको ज़रूर बनाएं। उससे कॉपी आपका अट्रैक्टिव होती है और फुल मार्क्स भी मिलते हैं, तो ये ध्यान रखें। इतिहास उप विषय के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप से संक्षेप में नोट करते हुए उनका उत्तर लिखकर अभ्यास करें। ठीक है, क्रमबद्ध रूप में संक्षेप में नोट करते हुए उनका उत्तर लिखकर क्या करें, अभ्यास करें। तो एक तरीका ये है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं भूगोल विषय में आंकड़ों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें एवं प्रश्नों का उत्तर देते समय यथासंभव उसका उपयोग करें। ठीक है, फिर से बात आती है इतिहास एवं भूगोल विषय में निर्धारित मानचित्र संबंधी प्रश्नों का अधिकाधिक अभ्यास करें। इतिहास एवं भूगोल में जो निर्धारित मानचित्र हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसका अधिक से अधिक अभ्यास कर लीजिए। भूगोल के मानचित्र संबंधी प्रश्नों को दर्शाने के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। ठीक है, चिन्हों का प्रयोग अवश्य करें। इस क्रम में आगे कह रहा है कि प्रश्न पत्र के वर्णनात्मक भाग में लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का विशेष रूप से ध्यान दें और लिखते समय प्रश्नों की प्रकृति एवं आवश्यकता अनुसार फ्लो चार्ट का भी प्रयोग करें। जैसे नीचे फ्लो चार्ट दिया है, तो इसको देखिए, समझिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, इस तरह के फ्लो चार्ट अगर आप बना लेते हैं, उदाहरण दिखा देते हैं, तो अच्छा भी लगता है और आपको फुल मार्क्स भी मिलते हैं। तो फ्लो चार्ट का ध्यान अवश्य रखें। इस तरीके से आप तैयारी करते हुए बढ़ते रहें। फिर से प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यथासंभव नामांकित चित्रों, रेखा चित्रों एवं आंकड़ों का अवश्य प्रयोग करें। इससे आपके उत्तर अधिक प्रभावी होंगे, एक प्रभाव बनता है। ठीक है ना। अगली क्या है लाइन, पॉइंट कह रहा है कि प्रश्नों को उत्तर लिखते समय शब्द सीमा, देखिए भाई, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, हालांकि मैथ्स तो अलग थोड़ा सा हो जा रही है, उसमें अपना अपना एक सॉल्व करने का प्रोसेस होते हैं, लेकिन अन्य विषय जो हो रहे हैं उसमें शब्द सीमा का ध्यान रखना अति अनिवार्य होता है। जितने शब्दों में पूछता है उतने हिसाब से लिखना होता है, जिससे पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय का उचित प्रबंधन हो सके, मैनेजमेंट हो सके। प्रश्न में जो अपेक्षा की गई है उसी का ही उत्तर लिखें, जो नहीं की गई है उसके बारे में बातें ना करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आता है विज्ञान। विज्ञान की देखिए भाई कैसे क्या है। विज्ञान जो है उसका क्या क्या सुझाव दे रहा है अंक प्राप्त करने का। तो परीक्षा से पूर्व की तैयारी हेतु जो सुझाव है वो क्या है। विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ें तथा समय सारणी का निर्माण करें। विज्ञान में जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको समझ लीजिए और एक समय सारणी बनाइए और उससे अनुसार काम करना शुरू कर दीजिए। विगत वर्षों के बोर्ड परीक्षा के रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्रों, मॉडल प्रश्न पत्रों के पैटर्न को समझिए, उन्हें हल करने का प्रयास करें। मॉडल प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु upmsp.edu.in वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको मॉडल प्रश्न पत्र मिल जाएगा। ठीक है। अध्यायों में दिए गए प्रकरणों का बिंदुवार नोट्स बनाएं। अध्याय में दिए गए सूत्रों को सूचीबद्ध करके याद कर लें। रसायन विज्ञान संबंधी अध्यायों में दिए गए समीकरणों को लिखकर संतुलित करने का अभ्यास करें।
रसायन विज्ञान से जुड़े हुए जो प्रश्न है उसमें समीकरणों को लिखिए और उसको संतुलित करिए और उसका प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। अध्याय से संबंधित प्रकरणों को फ्लो चार्ट बना करके ही याद करें। तो इसमें भी फ्लो चार्ट है, तो कुछ चीज़ें ऐसे फ्लो चार्ट बना करके आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे पौधों में अलैंगिक जनन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कितना बढ़िया से, और इसको बना करके आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बेसिक बातों का बिंदुओं तैयारी करके आप इसको बेहतरीन तरीके से उत्तर पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर से भौतिक विज्ञान संबंधी प्रकरणों के सूत्रों की सूची बनाइए, आंकिक प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें। आंकिक प्रश्न यानी कि जो न्यूमेरिकल वाले मैथमेटिकल टाइप का, जो बच्चे कहते हैं कि मैथ्स वाली प्रश्न आ गई है विज्ञान में, उन प्रश्नों को भी हल करने का अभ्यास करते रहें। ठीक है, और जीव विज्ञान में वर्गीकरण से संबंधित अध्यायों का चार्ट के माध्यम से याद करें और प्रकरण से संबंधित क्षेत्रों को बनाने का भी प्रयास करें। जो भी उसमें प्रकरण से संबंधित चित्र हैं उन चित्रों को अवश्य बनाएं। ठीक है, उससे और काफ़ी आपकी प्रभावी हो जाती है। तथ्यों को रटने का स्थान पर समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इस हिसाब से परीक्षा कक्ष में ध्यान देने के लिए क्या जरूरी चीज़ है। तो परीक्षा कक्ष में क्या ध्यान देना होता है, तो देखिए इसका एक पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या करें, परीक्षा देते समय सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यानी जब परीक्षा हाल में बैठे हैं तो उस समय आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना होता है। फिर से परीक्षा में प्रश्नों को खंडवार हल करें, यानी खंड के हिसाब से उसको हल कीजिए। परीक्षा में आंकिक प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किए जाने वाले सूत्र प्रत्येक इकाई का अवश्य ध्यान रखें, यानी उसे लिखना जहाँ अनिवार्य है उसको जरूर लिखें। परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका, ऊ का मतलब उत्तर पुस्तिका में रासायनिक समीकरण लिखते समय ध्यान दें कि वह संतुलित हो, यानी कि उसको अगर संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित कर लीजिए। ताप, दाब, उत्प्रेरक, वर्धक आदि का उल्लेख अवश्य करिए। उत्तर पुस्तिका में सुंदर एवं सुस्पष्ट सुलेख से उत्तरों को लिखें, यानी जितना साफ सुथरा लिखेंगे उतना ही कॉपी आपकी प्रभावशाली होती जाती है। ठीक है, और इसमें देखिए शीर्षकों को लिखने के लिए काले तथा नीले स्केच पेन का प्रयोग करें। यानी जो भी शीर्षक हेडिंग डालने जा रहे हैं, शीर्षक बोले तो हेडिंग, तो उसको काले या नीले स्केच पेन का प्रयोग करके लिख सकते हैं। ठीक है, चित्र बनाने नामांकन है तो रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, चित्र बनाने की बात आ रही है या नामांकन है तो कोई बात आ रही है तो वहाँ पे रंगीन पेंसिल आप यूज कर सकते हैं। अगर आप रंगीन पेंसिल लेके जा रहे हैं तो उससे और आपकी कॉपी जो है प्रभावशाली बनेगी, अट्रैक्टिव लगेगी और एग्जामिनर खुश होकर और ज़्यादा आपको मार्क्स देने की कोशिश करेगा। अगर एक दो एरर भी पाया जा रहा है फिर भी आपको अधिक पूरा फुल मार्क्स मिल जाता है। सर्वप्रथम सरल प्रश्नों को हल करें, तत्पश्चात कठिन प्रश्नों को करें। यानी सबसे पहले स्टूडेंट को उन प्रश्नों को हल करना चाहिए जो उससे सरल लगता है, आसान लगता है, उसके बाद से कठिन प्रश्नों को हल करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इस प्रकार से कॉपी पे एक इंप्रेशन बनता है। समय का ध्यान रखते हुए प्रश्न पत्र को हल करें, प्रश्नों के प्रकार के आधार पर उत्तर लिखें। ठीक है ना, उत्तरों को फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करें। फ्लो चार्ट जहाँ संभव हो वहाँ जरूर बनाएं। उत्तरों को लिखने के पश्चात उत्तर पुस्तिका का पुनरावलोकन अवश्य करें। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उत्तर तो लिख लेते हैं, उसके बाद से मिलाते भी नहीं है, उसको दोबारा देखते नहीं है। कई जगह एरर होती है, कई जगह कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो उसको मेंटेन किया जा सकता है। इसलिए उत्तर पुस्तिका जब कंप्लीट हो जाए तो एक बार उसको पुनरावलोकन कर लें, दोबारा एक बार देख लें। ठीक है, उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ रहा है आपका विषय गणित। गणित की बात किया जाए भैया तो देखिए सामान्य रूप से विद्यार्थी अन्य विषयों की अपेक्षा गणित को पढ़ना और लिखना कठिन मानते हैं। जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम बच्चों का ये मानना होता है गणित सबसे ज़्यादा टफ विषय है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चा ईमानदारी से कोई भी विषय इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करे, समझने का प्रयास करे, उसके लिए मेहनत करें तो वो भी उसको आसान लगने लगती है। यदि गणित में निरंतर अभ्यास किया जाए तो इसे सरल तथा सुगम बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों हेतु गणित विषय की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सुझाव निम्नवत है। पहला क्या है, सर्वप्रथम गणित के पाठ्यक्रमों को यानी सिलेबस को अपनी सुविधा अनुसार बचे हुए दिवसों में विभाजित कर लें। यानी कि अगर आपको गणित में थोड़ा डाउट है, दिक्कत है, समस्या है और सिलेबस अगर समझ में आ गया है तो उसको जो भी आपका एग्ज़ाम से पहले के समय बचे हुए हैं उन दिवसों में बांटने के बाद से जिसमें कठिन टॉपिक के लिए ज़्यादा समय निर्धारित कर रहे हैं,
यानी कि बात जब आप सिलेबस को विभाजित कर ले रहे हैं तो उसमें देखिए कठिन टॉपिक क्या है, कठिन टॉपिक जो भी है उसके लिए ज़्यादा समय निर्धारित कर लें और उस पर लग जाए। अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाकर, यानी कि पहला चैप्टर का कितने सूत्र हैं, दूसरे चैप्टर में कितने सूत्र हैं, तो अध्यायवार सूत्रों की सूची बनाकर अपने अध्ययन कक्ष में चिपका लें। यानी जिस रूम में आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ चिपका लें और उन्हें कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने का सबसे आसान तरीका है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें और उसको समझते रहें और दिमाग में रिवीजन मारते रहें, तो और आसानी से कंठस्थ हो जाते हैं। अध्याय से संबंधित सभी विषयों का, यानी सभी नियमों और मुख्य बिंदुओं को एक साथ नोट कर लें, जिससे परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी होगी। गणित में जो टॉपिक्स आपको सरल लगते हैं उन्हें सबसे पहले तैयार करें, जिससे उन पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। ठीक है। और फिर से परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति एवं प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरण एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास अवश्य करें। परीक्षा से पूर्व पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। प्रत्येक टॉपिक से संबंधित उदाहरणों एवं प्रश्नों को हल करने का निरंतर अभ्यास करें। गणित में ज्यामिति के सवालों में रचना से संबंधित प्रश्नों की तैयारी करते समय तथा परीक्षा देते समय हमेशा नुकीली पेंसिल का प्रयोग करें। ज्यामिति में रचना से संबंधित चित्र को बिंदु सहित बनाकर, यानी पहले बिंदु सहित बनाए, बिंदु बिंदु करके बना करके रचना चरणबद्ध तरीके से लिखकर अभ्यास करें। ठीक है। त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाओं को लिखकर याद करें। त्रिकोणमिति में भाई सर्वसमीका जो भी दी गई है उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लें। ऊंचाई एवं दूरी के सवालों से संबंधित चित्र बनाकर हल करने का प्रयास करें। यानी कि इसमें चित्र, अगर ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित कोई सवाल आता है, चित्र बना लेते हैं अगर आप, तो उस चित्र के प्रयोग से आपका सवाल 50% सॉल्व हो जाता है। ठीक ना। गणित में जिन टॉपिक के लिए आंकिक अंक निर्धारित है उन टॉपिक्स की पुनरावृत्ति करने पर अधिक बल दें। ठीक है। प्रश्नों को हल करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपने प्रश्न सही उतारा है अथवा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न को गलत आदमी लिख देता है तो उसको सही से हल नहीं कर पाता है, तो प्रक्रिया सही होने के बाद भी उत्तर सही नहीं आता है और अंक कट जाता है। तो इसका ध्यान रखें। प्रश्नों को हल करने में आवश्यक सभी चरण जरूर लिखें। यानी किसी प्रश्न को हल करना है तो उसमें जितने स्टेप्स हैं उसको जरूर लिखें, क्योंकि जब स्टेपिंग मार्किंग होती है तो आप स्टेप्स लिखे होते हैं तो उसके हिसाब से आपको नंबर्स मिलते हैं। ठीक ना। प्रश्नों के हल को स्पष्ट करने में आवश्यक चित्रों एवं ग्राफ का प्रयोग अवश्य करें। यानी जितने भी प्रश्न आप करने जा रहे हैं उसमें जो भी आवश्यक चित्र हैं, ग्राफ हैं, उसका प्रयोग अवश्य करें। इससे आपके मैथ्स में और ही ज़्यादा कॉपी प्रभावी लगता है और मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक ना। परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ के पेज पर लिखें। उत्तर पुस्तिका में दोनों तरफ के पेज पर लिखने का प्रयास होना चाहिए। ठीक ना। रफ कार्य उत्तर पुस्तिका अंतिम पृष्ठ पर दाहिनी ओर मार्जिन खींचकर, ठीक ना, तथा उस पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित करें। रफ कार्य करने के पश्चात एक तिरछी रेखा से काट दें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। रफ कार्य को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम रफ वर्क करें क्या। तो रफ वर्क करने का जो तरीका बताया जाए, रफ कार्य उत्तर पुस्तिका का अंतिम पृष्ठ पर या दाहिनी ओर, ठीक ना, मार्जिन खींच कर करें। मार्जिन खींच लीजिए करें या अंतिम पृष्ठ पे चले जाइए, यानी कि कॉपी के पीछे की तरफ से आप रफ वर्क करें और उस पर पृष्ठ के ऊपरी भाग पर रफ कार्य अंकित कर लें या रफ वर्क लिख लें। और लिखने के बाद क्या करें, उसको एक तिरछी लाइन से काट दें। ठीक ना। बाकी ज़्यादा ओवर राइटिंग बहुत ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं, एक बार आप तिरछी लाइन से उसको काट दें, बस फिर से छोड़ दें। ठीक ना। तो इस प्रकार से आप मैथ्स की तैयारी कर लीजिए। ठीक ना। फिर से देखिए आ रहा है इंग्लिश। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करना है, तो यहाँ पे भी वही हेडिंग सेम है और उसी को इंग्लिश में कर दिया, सम यूजफुल टिप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये आपका दे रखा हुआ है। ठीक ना। तो इसमें कैसे कैसे क्या करना है, एक पहला बात आता है कि रीडिंग की। रीडिंग करने का जो तरीका है उसमें क्या है, रिवाइज विद द वर्क बुक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। आपको रिवाइज करना है वर्क बुक को और उसमें वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन पे ध्यान देना है। इट विल हेल्प यू ए लॉट इन प्रैक्टिसाइजिंग अनसीन पैसेज। और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा किसके लिए, अनसीन पैसेज को प्रैक्टिस करने में।
तो इसलिए इस पे काम करना अति अनिवार्य है। डू रीड द पैसेज ट्वाइस केयरफुली, यानी जो भी अनसीन पैसेज का पैसेज दिया हुआ है उसको केयरफुली आप 2 बार पढ़िए। आफ्टर फर्स्ट रीडिंग रीड द क्वेश्चन, यानी एक फर्स्ट बार पढ़ने के बाद से आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद से देन रीड द पैसेज अगेन, फिर से आप क्या कीजिए उस पैसेज को दोबारा पढ़िए। कीप अंडरलाइनिंग द की सेंटेंसेस, आप अंडरलाइन कर लीजिए की सेंटेंस को। एंड वर्ड्स टू लोकेट द आंसर इजली, तो इस प्रकार से आप वर्ड्स टू लोकेट द आंसर इजली, तो आप आंसर को इजली क्या कर सकते हैं, नोट लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। राइट आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, अब फिर से आप उस आंसर को अपने शब्दों में लिखने का काम करें। नेवर राइट इररिलेवेंट स्टफ, कभी भी इररिलेवेंट यानी उससे जो जुड़ा हुआ ना हो, उससे मिलता जुलता चीज़ें ना हो, विषय ना हो, तो उसको लिखने का अभ्यास ना करें। इररिलेवेंट टॉपिक को ना लिखें, उसमें जितना क्वेश्चन में बातें पूछ रही है उतना ही उसका आंसर लिखने का काम करें। फिर से दूसरी बात आती है राइटिंग वाले। राइटिंग वाले में क्या करना होता है कि प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेटर्स एंड एप्लीकेशन मस्ट बी प्रैक्टिसाइज, यानी उसमें राइटिंग वाले में हमें एप्लीकेशन लिखना होता है, लेटर्स लिखने होते हैं, तो उसका आप प्रॉपरली क्या कर लीजिए कि फॉर्मेट समझिए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। या इसके लिए आप वीडियो ज्ञान दीक्षा पोर्टल पे देख सकते हैं या ई ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, जो कि विल बी यूजफुल फॉर लेटर्स एप्लीकेशन रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए या एप्लीकेशन लेटर के लिए क्या होता है, काफ़ी यूजफुल लाभदायक होता है। राइट ओनली रिलेवेंट कंटेंट, और इसमें कभी भी जो भी चीज़ें पूछ रही है उसमें रिलेवेंट कंटेंट को ही लिखें, ठीक है ना, इरिलेवेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए। फिर से नेक्स्ट बात आती है ग्रामर वाली पोर्शन। तो ग्रामर वाली पोर्शन में हमें क्या क्या ध्यान देना होता है, तो उसमें हमें ध्यान देना होता है कि रिवाइज द रूल्स ऑफ द पार्ट स्पीच, नरेशन, वॉइस एक्सेट्रा थ्रू चार्ट बना करके एंड टेबल्स, यानी कि आप चार्ट या टेबल बनाइए और उसके थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नरेशन को, वॉइस को रिवाइज कर जाइए। ठीक है। प्रैक्टिस एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल, और जितना संभव हो सके उतने एग्जाम्पल्स पे अभ्यास कर लीजिए। ठीक है ना। रिवाइज द एक्सरसाइजेज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक, आप क्या कीजिए कि जो भी आपके टेक्स्ट बुक या वर्क बुक में एक्सरसाइजेज दिए गए हैं उसका आप अधिक से अधिक बार रिवीजन कर लीजिए। फिर से बात आती है लिटरेचर की। लिटरेचर में क्या है, इसमें करना क्या होता है अच्छे से करने के लिए, लर्न द नेम्स ऑफ द लेसन्स, उस लेसन्स का नाम याद कर लीजिए, एंड राइटर्स केयरफुली, यानी जो भी लेसन पढ़िए उसके लेसन्स के नाम और उसके राइटर्स के नाम अच्छे से तैयार होना चाहिए। पर्टिकुलरली दियर स्पेलिंग्स, और सबसे विशेष रूप से जो बात है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से उनकी स्पेलिंग आपके सही होना चाहिए। अगर आपको लेसन्स और राइटर्स के नाम याद है, स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो उससे मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है। रिवाइज देम फ्रिक्वेंटली, और उनको बार बार पुनरावृत्ति कर लीजिए, फ्रिक्वेंटली बार बार उसको क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। लर्न आंसर विद की पॉइंट्स, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर लर्न करना है, याद करना है, तो उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उसको आप पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंचो, फॉर लेंचो's character sketch you can learn key points like hard working, firm believer in God, wise, optimist, etc. It will help you remember the main points of the answer. ये क्या करता है कि आपका जो की पॉइंट्स अगर आप याद करना है तो आपको उसके बाकी जितने उस आंसर से जुड़े हुए बातें होती है वो दिमाग में सेट होने लगती है और फिर आप उसमें अच्छे से आंसर दे पाते हैं। ठीक है। In the examination also you can write the key points in a box and improves the presentability. अगर आप चाहें तो अपनी उसमें परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, उसमें की वर्ड को एक बॉक्स में लिख लीजिए, की पॉइंट्स जो होते हैं साइड में लिख लीजिए, हार्ड वर्किंग, फॉर्म बिलीव इन गॉड, वाइज, ऑप्टिमिस्ट, इनोसेंट, फिर से उसके बारे में डिटेल्स दे दीजिए, देन एक्सप्लेन द की पॉइंट्स। ठीक है। तो एक भी तरीका है तैयार करने का। ठीक है ना, बिना रटे आप की पॉइंट के थ्रू आप बहुत अच्छे आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से थिंक ओवर क्वेश्चंस लाइक गिविंग ए डिफरेंट एंडिंग टू ए स्टोरी, इमेजिन एन इंसिडेंट फ्रॉम समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू, और राइटिंग योर ओन व्यूज ऑन ए गिवन इंसिडेंट। नोट डाउन द की थॉट्स इन योर कॉपी एंड रिवाइज देम फॉर एग्जाम्स। ठीक है।
It will become easier to handle such questions in the examination. Do follow and practice writing with the prescribed word limit. मतलब ये हो गया कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, फिर उसके अनुसार उत्तर देना है, ठीक है ना। और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। जितना वर्ड्स में प्रेस्क्राइब किया गया और लिखने के लिए उसका विशेष ध्यान देना, वर्ड लिमिट का ध्यान देना अति अनिवार्य है। और इस प्रकार से आपको पूरे आंसर राइटिंग करनी होती है। तो इससे हम ये आशा करते हैं कि आपको ये जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं हाई स्कूल में, जो हमारे ज़रूरी सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी विषयों से जुड़े हुए जो की पॉइंट्स हैं उन सभी पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया और समझ लिया। और आप इसको एक बार में न समझ आए दोबारा आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से आप इसका कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और जानकारी हो सकती है। तो इस हिसाब से आपकी और बेस्ट परफॉर्मेंस होगी एग्ज़ाम में। अभी भी आपके सामने समय है जिसका आप सदुपयोग करके आप अपने पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।